Friends, so let's start our class today. I hope आप लोगों ने सिवाय आकाश के मेरे ख्याल से किसी ने भी कमेंट सेक्शन में उसका ट्रांसलेशन नहीं करा है. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, रादर आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू कि आप लोग उसका ट्रांसलेशन करके और डालिए ताकि मैं करेक्ट कर सकूँ. So guys, now let's start with the subject. You are all cordially invited to attend the book release ceremony of Law Journal 2020 on Google Meet, hosted by Rampuria Jain Law College. Time sharp 12:30 p.m. Silence is required. For booking, payment through check, draft, etc. Condition: discount for law students, research scholars, etc. ये सेम इनविटेशन कार्ड है और ये सेम इनविटेशन कार्ड मैंने एक यहाँ पे भी बनाया है. इस इनविटेशन कार्ड के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप लोगों का जो ये लीगल लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन है, इसमें बेसिकली लैंग्वेज का रोल सबसे ज़्यादा है. उस लैंग्वेज को आप कैसे समझ रहे हो. अब जैसे ये कार्ड है, सिंपल है. You are all cordially invited to attend the book release ceremony of Law Journal 2020 on Google Meet, hosted by Rampuria Jain Law College. इसका आप कुछ और अर्थ निकाल ही नहीं सकते हो. इसका सिंपल और सरल भाषा में यही अर्थ है कि एक बुक रिलीज सेरेमनी हो रही है, रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज उसको होस्ट कर रहा है और गूगल मीट पे उसका आपको दिखाया जाएगा. आप चाहो तो उसको गूगल मीट पे अटेंड कर सकते हो. सिंपल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज कही गई है वही लैंग्वेज आप लोग समझ रहे हो. नेक्स्ट आता है कि टाइम शार्प 12:30 PM. सो ये 12:30 PM जो है ये एग्जैक्ट चीज़ बता रहा है. अब आपके लिए ये एग्जैक्ट है, मेरे लिए एग्जैक्ट है, जो पढ़ेगा सबके लिए एग्जैक्ट है. तो शार्प 12:30 PM ये गूगल मीट पर ये सेरेमनी शुरू हो जाएगी और आप लोग इसे अटेंड कर सकते हो. इसका कोई और अर्थ आप नहीं निकाल सकते हो, कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं एग्जिस्ट करता है इस लाइन का. साइलेंस इज रिक्वायर्ड. एक आपको नोट दिया गया है, साइलेंस इज रिक्वायर्ड, यानी आप लोग अपने फ़ोन का माइक ऑफ करके रखिए. आप लोग अपना कैमरा चाहे तो ऑन करें, नहीं तो आप जो कैमरे से आप देख सकते हैं उसको देखिए. तो लेकिन शोर नहीं आना चाहिए. तो साइलेंस इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट आता है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमने जो लिखा है वही आपने समझा है और वही आपको समझाया जा रहा है. नेक्स्ट आता है फॉर बुकिंग. तो फॉर बुकिंग, पेमेंट थ्रू चेक, ड्राफ्ट, एक्सेट्रा. ये एक्सेट्रा शब्द आना, ये एक्सेट्रा शब्द जो आया है, इससे ये साफ पता पड़ रहा है कि चेक के थ्रू भी हो सकता है, ड्राफ्ट के थ्रू भी हो सकता है, या आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो, या आप उसको कार्ड से कर सकते हो. आप उसको कैसे भी पेमेंट कर सकते हो. एक्सेट्रा में उसने क्लॉज छोड़ दिया, एक्सेट्रा में उसने आपकी थिंकिंग कैप्स चालू करवा दी कि अब आपके पास ऑप्शंस हैं. चेक से कर सकते हो, ड्राफ्ट से कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, आप उन्हें अवेल कर सकते हो. तो ये दो ऑप्शंस पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है. यहाँ आकर के आपने अपना लॉजिक लगाया है, आपने अपनी थिंकिंग कैप ऑन करी है. आपको ज़रूरत पड़ी है कि यहाँ चेक सोचेंगे कि ड्राफ्ट सोचेंगे, या हम सीसी सोचेंगे कि हम यहाँ पर डीसी सोचेंगे, या यहाँ पर हम किस तरह का ऑनलाइन कोई भीम या पेटीएम या किससे पेमेंट करेंगे. यू हैव ऑल दी ऑप्शंस ओपन. इन्होंने यहाँ दो ऑप्शंस दिए हैं. तो यहाँ आपने लिटरल इंटरप्रिटेशन ना करके इसका लॉजिक ढूंढा है. बियॉन्ड दी वर्ड्स, आपने यहाँ पर बियॉन्ड दी वर्ड्स जाकर के सोचने की ज़रूरत महसूस करी है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा गया है. फाइन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आता है इसमें कंडीशन. कंडीशन में इन्होंने फिर क्या कहा है, डिस्काउंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, एक्सेट्रा. अगेन एक्सेट्रा, यानी स्टूडेंट्स के लिए है. इस जर्नल को आप लोगे और ये जो सेरेमनी हो रही है उसमें आपको जो ये बुकिंग करानी है,
लॉ जर्नल लेने के लिए। सेरेमनी देख आप सकते हो, लेकिन अगर आपको बुकिंग करानी है तो बुकिंग के लिए आपको चेक या ड्राफ्ट से लोगे। और लॉ स्टूडेंट्स के लिए छूट है इस लॉ जर्नल में, और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए छूट है, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब कि फैकल्टीज़ हैं, इस सब्जेक्ट से कंसर्न फैकल्टीज़ हैं, उनको छूट है। या फिर कुछ जो हायर लेवल फैकल्टीज़ हैं, उनको हो सकता है कि एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड भी दिया जा सकता है। तो इसमें भी एक्सेट्रा ने आकर के चीज़ों को ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। अब ये चीज़, ये पूरा जो लिखा गया है, ये है एक डॉक्यूमेंट। लेकिन ये डॉक्यूमेंट, क्या आप इस डॉक्यूमेंट को लीगली इम्पोज कर सकते हो? क्या इस डॉक्यूमेंट की कोई लीगल लायबिलिटी बनती है? इस डॉक्यूमेंट की क्या कोई लीगल लायबिलिटी बनती है? आप लोग बताएंगे? नहीं। ये डॉक्यूमेंट एक सोशल इनविटेशन है, एक सोशल एग्रीमेंट है, या एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको इस डॉक्यूमेंट के थ्रू इनवाइट किया जा रहा है। ये फंक्शन नहीं होता है, आप इसे नहीं अटेंड करते हो, आप इसको नहीं खरीदते हो, कोई आपके ऊपर लीगल बाइंडिंग नहीं है। ये एक सोशल इनविटेशन है। सोशल इनविटेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट ज़रूर है। ये एक डॉक्यूमेंट ज़रूर है। कुछ भी चीज़ जो लिख दी गई है, जो रिकॉर्ड कर दी गई है, जो लैंग्वेज में, वर्ड्स में लिख दी गई है, जो नंबर्स में लिख दी गई है, जो कैरिकेचर के थ्रू बना दी गई है। कैरिकेचर आप लोग अगर जानते हो तो कैरिकेचर होता है मेकिंग ऑफ कार्टून। तो जैसे कोई कार्टून के थ्रू आपने कोई चीज़ कन्वे कर दी है, तो वो भी डॉक्यूमेंट होता है। आपने वर्ड्स में लिखा, नंबर्स में लिखा, लेटर्स में लिखा, ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट आप कागज़ पे लिखें। आप, अब ये है एक गोल्ड शीट है, जस्ट प्रिटेंडेड कि ये एक गोल्ड शीट है, गोल्ड शीट पे भी डॉक्यूमेंट होएगा। सेम इनविटेशन है, मैंने इसको एक गोल्डन बेस पे बना दिया। आप इसकी लिथोग्राफी भी कर सकते हैं, पत्थर के ऊपर भी आप ये एक इनविटेशन बना सकते हो, आप किसी मेटल पे बना सकते हो, किसी पर भी बनाओगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट की तरह एग्जिस्ट करेगा। डॉक्यूमेंट ये भी है, डॉक्यूमेंट ये भी है, इनविटेशन है, दोनों ही इनविटेशन है, लेकिन दोनों एक ही इनविटेशन है, पर इनकी सोशल एग्जिस्टेंस है। इसकी सोशल एग्जिस्टेंस बिल्कुल है, लेकिन क्या इसकी लीगल एग्जिस्टेंस है? लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। लीगल एग्जिस्टेंस इस डॉक्यूमेंट की नहीं बनती है, क्योंकि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको सोशली इनवाइट किया गया है, आपको इनवाइट करा गया है। आप आओ, आपकी मर्ज़ी है, आप अटेंड करो, आपकी मर्ज़ी है, आप जर्नल लो, आपकी मर्ज़ी है, नहीं लो, आपकी मर्ज़ी है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, सोशल इनविटेशन है। और इसकी ये बताने का सिर्फ आपको मेन इंटेंशन है कि आपको ये बताया जा सके कि कुछ चीज़ें जो होती हैं लॉ में, जो सर्कमस्टेंसेस प्रिवेल करती हैं, उनके अनुसार कुछ चीज़ों को एज सच, जो जब लेजिस्लेचर लिखा जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा, तो उन चीज़ों को आप हूबहू वैसा समझ पाते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंजिंग ट्रेंड के द्वारा, या चेंजिंग सोशल सराउंडिंग्स के द्वारा, सोशल सर्कमस्टेंसेस के द्वारा वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब जब वो चीज़ें चेंज होती हैं, तो उनके जो सोच करके वो लॉ बनाया गया था, उसको इंटरप्रिटेशन जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। जो सोच करके वो लॉ बनाया गया है, उस लॉ को प्रेजेंट सिनेरियो में हम कैसे फिट इन करें कि हमारे लॉ का अबॉर्शन ना हो, हमारे लॉ का मिसकैरेज ना हो, या हमारे लॉ के इंटरप्रिटेशन के द्वारा जो जस्टिस दिया जा रहा है उसका मिसकैरेज ना हो, ऐसी कोशिश की जाती है। और ऐसी कोशिश कब होगी? जब हम उस इंटरप्रिटेशन को ऐसा करें कि जिसमें मैक्सिमम रेमेडी हो और मिनिमम मिसचिफ हो। मिसचिफ यानी जो चीज़ को खराब करती है, जो चीज़ को
डिस्ट्रॉय कर रही है। जब वो मिनिमम होगी और मैक्सिमम जब हमारे को रेमेडी मिलेगी, इसका मतलब कि वो इंटरप्रिटेशन सही हो रहा है। और हमने अपने कुछ पिछले लेक्चर में ये भी करा था कि एक ही चीज़ का कई बार एक चीज़ के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, तो हमें जो उस वक्त में, उस हालात में, उन सर्कमस्टेंसेस में जो इंटरप्रिटेशन बेस्ट होता है उसको चूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमने ये भी करा था कि इंटरप्रिटेशंस, एक एक वर्ड में इंटरप्रिटेशन है लेकिन उसका हाफ पार्ट, जैसे ये एक है लाइन, अब इसका हाफ पार्ट अगर आप ब्रेक करते हो तो ये तो अप्लाइबल है, लेकिन इस वाले पार्ट को अगर आप अप्लाई करोगे तो उससे अबॉर्ट हो सकता है, जस्टिस अबॉर्ट हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उस हाफ पार्ट को लोगे और इस हाफ पार्ट को आप लीव कर दोगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है। ये सारा कुछ बियॉन्ड दी वर्ड्स, बियॉन्ड दी वर्ड्स मतलब जो शब्द लिखे गए हैं उनके पीछे लिखने का क्या इंटेंशन रहा है, ये जानने के बाद ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो अब आपने दो ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और ये आपको पता पड़ा है कि ये भी किसी भी चीज़ पे हो, लेकिन कोई चीज़ रिटन में हो, रिकॉर्डेड हो, तो वो डॉक्यूमेंट होती है। अब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जैसा कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, इट मीन्स एनी मैटर, कोई भी मैटर, तो भैया ये भी मैटर है, ये भी है और ये भी मैटर है, ठीक है। तो एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब, जो कि एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब करके या लिख करके, एक्सप्रेस करके, अपॉन एनी सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस यहाँ पर गोल्डन प्लेट है, यहाँ पर सिंपल पेपर पे किया गया है, ईमेल के थ्रू करा, आपके मैसेज आए हैं या व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, तो डिजिटल मीडिया से आए हो, तो एनी सब्सटेंस, अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ मतलब किसके द्वारा, ये तो सब्सटेंस हुआ, ये सब्सटेंस हुआ और इसके ऊपर मीन्स क्या हुए, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। तो ये लेटर्स, ये फिगर्स और मार्क्स मतलब जैसे कुछ कोई कैरिकेचर है या कोई और चीज़ से आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हो, कि जैसे कोई इमोजी बनाई है या कोई किसी भी तरह से आपने कोई कार्टून बना करके उस अपने इनविटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो लाइक जैसे शादी का कार्ड होता है, शादी का कार्ड एक सोशल इनविटेशन है, उसमें आपने लिखा है बारात प्रस्थान, तो बारात प्रस्थान में आपने डोली बना दी है, लोग बना दिए, तो ये क्या है, ये एक इमेज के द्वारा आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या था लेटर या था फिगर या मार्क्स थे, या इन एक से ज़्यादा। अब इसमें एक से ज़्यादा है, इसमें फिगर भी है, इसमें लेटर भी है और इसमें आप ये एक मार्क भी है, पंक्चुएशन मार्क भी है, तो ये इस तरह के बाद मोर देन एनी ऑफ दीज मीन्स इंटेंटेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज, जिन्हें यूज़ करा जा चुका है या जिन्हें यूज़ करना है, तो इंटेंटेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। और ये किस लिए यूज़ करे गए हैं या यूज़ करना है इनको, ताकि जो मैटर हमें यहाँ पर डालना है उसको रिकॉर्ड कर सकें और एक डॉक्यूमेंट बना सके। तो डॉक्यूमेंट सिंपल सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग आप समझ चुके हैं कि कोई भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस पर लिखी गई चीज़ जिससे कि लिखा गया है लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स में, जो एक या एक से ज़्यादा तरीक़ों से लिखी गई है और जिसको कि यूज़ किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, ठीक है। इसी तरह से एक और डेफिनेशन एग्जिस्ट होती है इसकी डॉक्यूमेंट की, सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897। ये सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897 क्या कहता है कि सेम है, जो यहाँ लिखा है सेम वही चीज़ है, मैटर है, एक्सप्रेस है, डिस्क्राइब्ड है, सब्सटेंस है, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स हैं, वन और मोर देन वन ऑफ दीज है, इंटेंटेड टू बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर। सिर्फ एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है और वो है राइटिंग। तो इसमें राइटिंग आई है, बाकी वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड, इसमें आपका एक्स्ट्रा सिर्फ
राइटिंग होता है। राइटिंग मतलब लिख करके। इसमें जैसे एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड है कि आपने एक्सप्रेस करा है उसको। एक्सप्रेस आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, कैरिकेचर के फॉर्म में कर सकते हो, ड्राइंग के फॉर्म में कर सकते हो, पिक्चर्स पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर सकते हो आप। लेकिन वो इसमें और जनरल क्लॉजेस एक्ट के उसमें डिफरेंस है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में राइटिंग में आ जाता है। फिर है तो राइटिंग में है, वर्ड्स प्रिंटेड है, लिथोग्राफ्ड है, फोटोग्राफ्ड है, मतलब फोटोग्राफ्स भी आती हैं। फोटोग्राफ भी डॉक्यूमेंट में आता है। जैसे आपने लड़के लड़की की फोटोग्राफ डाल दी, न्यूली बॉर्न बेबी है या बेबी शावर का फंक्शन है, उसका इनविटेशन है, तो न्यूली बॉर्न बेबी की आपने पिक्चर डाल दी, तो ये भी डॉक्यूमेंट में आएगा। अब मैप और प्लान, जैसे आपने घर का इनाग्रेशन है, हाउस इनाग्रेशन है, उसका आपने कोई फंक्शन करा है और आपने यहाँ पर तो इनविटेशन लिखा है और यहाँ पर आपने उसका ये एड्रेस डाला है कि ये इस गली से जाके, लेफ़्ट से जाके, राइट जाके, और ये आपने एक तरह का मैप बनाया है। तो ये जो मैप है या जो ये प्लान है जो आपको इनवाइट करने के लिए आपने बनाया है, ये भी डॉक्यूमेंट में आता है। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन। तो इंस्क्रिप्शन हो, लिखा हुआ हो, कैसा भी हो, पत्थर पे हो, स्टोन मेटल प्लेट पे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट में आती हैं। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट को हम लीगल कैसे बना सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट कैसे होता है, ये बनता है। उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट ये नहीं, जो सोशल इन्विटेशन है दे आर नेवर लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए। जो सोशल एग्रीमेंट्स हैं, सोशल प्रोमिसेस हैं, जैसे आज एक हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस करते हैं आज शाम को डिनर चलेंगे। अब अगर वो डिनर नहीं जाते हैं तो इसके लिए वाइफ ये नहीं है कि कोई केस कर देगी, क्योंकि ये कोई एक इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, ये कोई एक लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ था उनके बीच में। तो ये एक सोशल एग्रीमेंट था और सोशल एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। लेकिन सोशल एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंट ज़रूर होते हैं, और डॉक्यूमेंट कब लीगली इन्फोर्सेबल होता है ये हम अब पढ़ेंगे। एक होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल, एक सेकेंड आपको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आप थोड़ा सा टर्म याद कर लीजिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक शब्द आया है इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट एज पर इंडियन स्टैम्प्स एक्ट 1899 ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट और लाइबिलिटी, हर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि राइट्स और लाइबिलिटीज़ अराइज होती हैं, हर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि राइट्स, ये एक डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि राइट्स और लाइबिलिटीज अराइज होती हैं, इज और पर्पस टू बी क्रिएटेड, इज मतलब होती हैं या होने की उसके बनने के द्वारा हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी राइट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि राम ने शाम को ₹5,000 देने का वादा किया है 20 तारीख को, और यदि वो नहीं आता है तो राम ने कहा उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आकर के वह पैसे का भुगतान कर देगा। तो अब वो रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गई। वो लाइबिलिटी किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गई, ये जो एक दूसरे व्यक्ति को दी गई है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गई। राइट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं एज पर दी सिचुएशन। इसी तरह से लिमिटेड और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड कि 10 दिन के अंतराल में इस इतने रुपए का भुगतान हो जाना चाहिए, ये लिखित में है। जो भी मैं चीज़ बोल रही हूँ ये बोलचाल की भाषा में नहीं, ये लिखा जाता है एक कागज़ पे। तो इसमें लिखा गया है कि लिमिटेड और एक्सटेंडेड, तो टाइम पीरियड को हम लिमिट भी कर सकते हैं कि 10 दिन में देना है, या किसी कारणवश नहीं दे पाए तो इसको 15 दिन की छूट दी जाती है और 15 दिन बाद इसका भुगतान करना आवश्यक है। तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्डेड। एक्सटिंग्विश्ड मतलब एक तरह से ख़त्म कर देना, कि
अगर आपका जो देनदारी थी लेनदारी थी वो हो चुकी है तो वहाँ पर राइट्स और लाइबिलिटीज़ ख़त्म होती है, या किसी कारण से कि हाँ अगर 3/4 पेमेंट मिल गया है तो ठीक है, 1/4 को मैं एक्सटिंग्विश करता हूँ, ऐसा भी किया जा सकता है। और तो और लास्ट चीज़ है रिकॉर्डेड, यानी रिकॉर्ड में होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिकॉर्डेड। तो ये रिकॉर्डेड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाता है। तो इंस्ट्रूमेंट होने के लिए रिकॉर्डेड होना ज़रूरी है, रिकॉर्डेड इन राइटिंग में। फिर है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट इज़ डॉक्यूमेंट बट एवरी डॉक्यूमेंट इज़ नॉट इंस्ट्रूमेंट, यानी हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी हर डॉक्यूमेंट की लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है। हम पहले ही कर चुके हैं ये बात, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट की लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज अ डॉक्यूमेंट। ओके, फिर है विथ ऑल दिस। अब जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें आपको समझ आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सोशल इन्विटेशंस क्या होते हैं, लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, कब डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, कि जब आपने कुछ जैसे प्रॉमिसरी नोट है, इसमें एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट है, तो अब ये प्रॉमिसरी नोट जो है इससे इसमें क्या है, लेनदारी का भी जिक्र होता है, इसमें देनदारी का भी जिक्र होता है, और इसी के साथ इसमें ये भी बताया जाता है कि क्या तारीख को देना है, क्या तारीख को लेना है। यदि मैं नहीं आया तो मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए ये व्यक्ति आएगा। एक साइन होता है, साइन लेने वाले का भी देने वाले का भी, जब देते हैं तो उसका भी साइन होता है। तो ये जब एग्रीमेंट बनाया जाता है या ये जो एक डॉक्यूमेंट है इसको बनाया जाता है, तो ये एक रिटन, रिकॉर्डेड, क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड और टाइम लिमिटेड एक डॉक्यूमेंट बनता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जिसपे की स्टैम्प होती है। ठीक है, ये आपने जान लिया अभी तक का। अब है कि रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहाँ आता है। ये इन बातों से आप सोचे होंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन में क्या मतलब है। तो रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन, हम लॉज बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ समझाना चाहती हूँ कि हम लॉज बनाते हैं। लॉज कौन बनाता है? लॉ स्पेशलिस्ट बनाते हैं, या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ बनाती हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज़ बनाती हैं। ये जो लॉ होता है ये बनता कैसे है? लिखा जाता है। कोई चीज़ है उसे लिखा जा रहा है। लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होती है। अब ये जो लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड फॉर्म में है, लॉ इंग्लिश में होता है, आपकी लोकल लैंग्वेज में नहीं। लॉ एक प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, और लैंग्वेज इज़ नेवर परफेक्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज कभी परफेक्ट नहीं होती है, एक्सप्रेस्ड फॉर्म में होता है, और एक्सप्रेस्ड फॉर्म के लिए ये इंग्लिश में होता है, विच जिसमें कि मैथमेटिकल प्रिसीशन नहीं होता, यानी एक एक बारीकी। जैसे मैथमेटिक्स इज सिंपली 2+2 = 4, या 37/2, तो वो फ्रैक्शन में आएगा, वो फ्रैक्शन भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लेकिन क्या लैंग्वेज इतनी एक्यूरेट होती है? नो, लैंग्वेज इज नेवर एक्यूरेट। तो जब लैंग्वेज एक्यूरेट नहीं होती है, लैंग्वेज इज नॉट परफेक्ट, तो उस टाइम पे क्या होता है? बहुत सी एम्बिग्विटीज़ होती हैं, डाउट्स होते हैं। अब ये जो एम्बिग्विटीज़ हैं, डाउट्स हैं, इसको इस एम्बिग्विटीज़ और डाउट्स को आप परफेक्शन दोगे। तो एम्बिग्विटीज़ और डाउट्स को आप परफेक्शन देने के लिए क्या करोगे? आप चीज़ के लिए थोड़ा आप उसको इम्प्रोवाइज करोगे। तो अब एम्बिग्विटीज़ को आप क्लियर करने के लिए आप उसको समझोगे, उसको रीड करोगे, उसको समझोगे और समझ करके उसको बताओगे। तो ये होता है टू गिव परफेक्शन। फिर आता है मे नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन और सिग्निफाई द इंटेंशन विद विच लॉ और स्टैट्यूट वॉज रिटन। ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बता सके कि क्या इंटेंशन था या क्या सिग्निफिकेंस थी जो सोच करके वो लॉ बनाया गया है, विद विच दैट लॉ और स्टैट्यूट वॉज रिटन। तो ये
जब सोचा था तब कुछ और सर्कमस्टेंसेस थी, अभी कुछ और सर्कमस्टेंसेस है। तो ये लैंग्वेज क्योंकि इम्परफेक्ट होती है, परफेक्शन नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो क्लियरली बता सके कि क्या सोचा गया था। इंटरप्रिटेशन बहुत हद तक सही करा जाता है, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो। नेक्स्ट आता है प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस एट द टाइम इन द लॉ वाज मेड वाज डिफरेंट फ्रॉम टुडे। तो यानी जो वर्तमान में कंडीशंस हैं आज वो डिफरेंट हैं, और जब लॉ बनाया गया था वो कंडीशंस डिफरेंट थी। अब उन कंडीशंस को एक उनके बीच में तारतम्यता रख करके और उसको इंटरप्रेट करना, ये हमारे इंटरप्रेटर का काम होता है। और ये इंटरप्रेटर कौन होता है? ये होते हैं कोर्ट्स। तो ये इंटरप्रेटर कोर्ट्स होते हैं जो कि फाइंड करते हैं कि ट्रू इंटेंशन क्या होता है स्टैट्यूट का, not only from the point of view of the language but also from the social conditions which had given rise to that statutes। यानी खाली लैंग्वेज को वो लैंग्वेज की तरह इंटरप्रेट नहीं करते हैं, लैंग्वेज को सोसाइटी के साथ जोड़ करके वो उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, so that it can give rise to the real sense to justice। अब मेन टास्क ऑफ कोर्ट क्या है? मेन टास्क ऑफ कोर्ट, अब आपने इसके अनुसार समझ लिया, फाइंडिंग एंड अप्लाइंग ट्रू इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर का ट्रू इंटेंट फाइंड करना और अप्लाई करना, और सप्रेस करना मिसचिफ को। मिसचिफ को अगर सप्रेस नहीं करते हैं तो उससे इंटरप्रिटेशन का सही आपको अर्थ नहीं पता पड़ेगा। आपको क्या लॉ बनाया गया है वो आपका अबॉर्ट हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए मिसचिफ को सप्रेस किया जाता है और रेमेडीज़ को एडवांस किया जाता है। यानी रेमेडीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम रेमेडी दे सकें, फ़ायदा पहुंचा सकें सोशली, ऑब्लिगेशन को हम कैसे अच्छे तरीके से निभा सके, क्योंकि ये सोशल कंडीशंस को ध्यान में रख करके स्टैट्यूट बनाया जाता है, लैंग्वेज प्लस सोशल कंडीशन। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसी को थोड़ा सा लेते हुए आगे हम लिटरल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।